आज हम करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन जो हमारे यूनिवर्स में होती है। जैसे कि हमें पता है कि एस्ट्रोफिजिक्स हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो इसका ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ टॉपिक होगा। इसमें जो है हम स्टडी करेंगे जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो जो है किस एलिमेंट्स वहाँ पे कितने कौन से एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट हैं, और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कैसे बने हैं और कितने प्रोपोर्शन में हैं, मतलब कितना उनका मास रेशो है। तो वो कैसे हम स्टडी करेंगे। इसके जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो है कैसे की जाती है। जो डायरेक्ट मेथड स्टडी किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि एस्ट्रॉयड्स भी गिरते हैं, कोई मतलब स्पेस से आपने देखा होगा मेट्रॉयड्स एस्ट्रॉयड्स वगैरह गिरते रहते हैं ना, तो उसके सैंपल उठा के जो है एस्ट्रोफिजिसिस्ट उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो वो कैसे करते हैं वो आज के लेक्चर में आपको समझ आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ डन बाय स्टडिंग कॉस्मिक सैंपल्स डायरेक्टली एंड लाइट रेडिएशन फ्रॉम द स्टार्स एंड गैलेक्सी इनडायरेक्टली। जो हमारी कॉस्मिक रेज होती हैं, जो हमारी जो अर्थ के बाहर से आ रही हैं यूनिवर्स से, ठीक है, तो उनकी जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो बड़ी हाई एनर्जेटिक होती हैं, जिनके जो सैंपल्स लिए जाते हैं और उनकी स्टडी की जाती है। और जो स्टार्स और गैलेक्सीज से हमारी लाइट और रेडिएशन एमिट होती है वो भी हम इसमें ही स्टडी करेंगे। ये हमारी जो आएगी वो इनडायरेक्ट मेथड में आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रॉयड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अब जो यहाँ पे सैंपल होता है मटेरियल का, फिजिकली कलेक्टेड एंड एनालाइज इन अ लैब, मतलब फिजिकली हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये रॉक लिखा है, मेट्रॉइड्स लिखा हुआ है, फिजिकली कलेक्ट किया और लैब में जाके एनालाइज कर दिया। दीज सैंपल्स कुड कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक अर्थ, मून, स्पेस ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वो वेरियस सोर्सेज से आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, अर्थ से आ सकते हैं, मून से, स्पेस से ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं ना हमारे पास, तारे भी टूट के गिरते हैं, तो उनकी स्टडी करके हमें पता चलता है। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो हमारे मेन सैंपल्स होते हैं सोर्सेज के, वो होते हैं 4 तरह के। टेरेस्ट्रियल सैंपल्स, जैसे मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ विच कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू नेचुरल न्यूक्लियर प्रोसेसेस। ठीक है, जो हमारे स्पेस से आके अर्थ में गिरते हैं, तभी लिखा है ना यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे आके गिर रहे हैं हमारे। मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ, जो अर्थ पे हमें मिल रहे हैं। विच कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू नेचुरल न्यूक्लियर प्रोसेसेस। अब हमारा जो ल्यूनर सैंपल्स, जब हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ से कुछ रॉक या डस्ट जो है कलेक्ट करके आ जाते हैं। जैसे हमारा अपोलो मिशन था, उसमें जो है क्या करते हैं, इनका काम यही होता है कि सैंपल्स इकट्ठे करके लाना है, एटमॉस्फेयर देखना है। ठीक है, फिर वो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके ले आते हैं और उसकी स्टडी की जाती है। यहाँ पे लिखा है रॉक एंड डस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द मून ऑफन रिट्रीव्ड थ्रू स्पेस मिशंस। ये था हमारा लूनर सैंपल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेट्रोटिक सैंपल्स। इसमें जो हमारे जैसे आपको बताया एस्ट्रॉयड्स वगैरह गिर जाते हैं तो उनकी स्टडी करते हैं हम। एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स जो होते हैं वो फॉल इनटू द अर्थ, वो अर्थ में गिर जाते हैं एज मेट्रॉइड्स। एक पत्थर की तरह होता है, अगर आपको पता हो मेट्रॉइड्स जो है। अगला जो है हमारा कॉस्मिक रेज, जो हमारी कॉस्मिक रेज आती हैं बाहर से हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द सन और बियॉन्ड आर गैलेक्सी विच इंटरेक्ट विद अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो है हमारे जो डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं हम, वो होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो है डिटेल में हम एंड में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ये मेज़र करता है मास टू चार्ज रेशियो ऑफ द आयंस और गिव्स प्रिसाइज एलिमेंटल एंड आइसोट्रॉपिक कंपोजिशन यूज्ड इन मेट्रोट्रिक एंड लूनर सैंपल एनालिसिस। इसको जो मैं डिटेल में एंड में करवाऊंगी। ठीक है, और स्टेप्स भी लिखवाऊंगी पूरे ढंग से। और हमारा दूसरा जो डिटेक्शन टेक्निक होता है रेडियो केमिस्ट्री। ये जो है रेडियो एक्टिव डिके को आइडेंटिफाई करता है आइसोटॉप्स में और ट्रेस करता है न्यूक्लियोसिंथेसिस को। ठीक है, अब जो है कॉस्मिक रेज के बारे में देखते हैं। जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक होती हैं और उनकी जो डिटेक्शन होती है उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मेज़र करते हैं हाई एनर्जीज़ को। जैसे कि हमारे पास है न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, फोटो मल्टीप्लाई टेक्निक्स और क्रैंकऑफ डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, मेजर्स एनर्जी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इन कॉस्मिक रेज। ये एनर्जी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई को मेज़र करता है इन कॉस्मिक रेज में, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर वर्ड से क्लियर हो रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियाई की एनर्जी को मेज़र कर रहा है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल्स। सॉलिड स्टेट से आप ये याद रख लेना कि सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन दोनों की ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, फोटो मल्टीप्लाई टेक्निक्स में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जो क्रैंकऑफ डिटेक्टर होगा उसको हम फर्दर जो है पढ़ेंगे डिटेल में। जो हमारा फोटो मल्टीप्लाई टेक्निक होती है ये यूज़ करती है ये लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए टू डिटेक्ट वीक रेडिएशन सिग्नल्स। ठीक है, अब और जो क्रैंकऑफ डिटेक्टर्स होता है ये फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करता है बाय डिटेक्टिंग क्रैंकऑफ रेडिएशन। इसको जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट कलेक्ट फिजिकली मटीरियल फ्रॉम स्टार्स और गैलेक्सीज। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है जैसे अपोलो मिशन की बात कर लो या फिर कोई भी स्पेस मिशन की बात कर लो, उसको जाने के लिए वह हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है किसी को स्पेस में भेजने के लिए। तो ये तो मतलब ऐसा है नहीं कि वहाँ से हम कुछ उठा के ले आए और कर दिया, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे पड़ोस में जाना है, स्पेस में जाना है, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट करनी चीज़ें, तो वो तो इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ऐसे है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड ही करते हैं, और इसमें जो हमारा मेन मेथड आता है वो आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट कलेक्ट फिजिकल मटेरियल। अब हम चांद तारे, हम बोलते हैं ना कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि तुम चांद तारे और गैलेक्सीज तोड़ के ले आओ यहाँ पे और तुम लोग फिर जो है अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। तो हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। जो वो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ना, स्पेक्ट्रोग्राम, उसमें जो ग्राफ आते हैं उनकी स्टडीज़ करते हैं हम, एब्जॉर्प्शन लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, उनकी फर्दर हम स्टडी करते हैं। आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, कई टाइप की हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी हैं अवेलेबल। ये जो है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड जो है ये जो बेसिकली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे जो है आप बोहर मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने वैसे। ईच एलिमेंट एब्जॉर्ब्स और एमिट लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे आपको पता है कि हर एक एलिमेंट और एटम जो है एब्जॉर्ब और एमिट करता है लाइट को स्पेसिफिक वेवलेंथ में। इन वेवलेंथ की स्टडी से जो हमारी स्टार्स और गैलेक्सीज से आ रही हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमें पता लग जाएगा और उसमें एलिमेंट क्या प्रेजेंट है और हम मेज़र करेंगे कितना एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो बोहर मॉडल है एटम का वो एज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करता है और जहाँ पे वो ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल तक, और जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे या तो जा रहा होता है या फिर ऊपर को जा रहा होता है या नीचे को, तो एमिशन और अब्जॉर्प्शन होती है और फोटोन एमिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आगे डायग्राम से समझाया हुआ है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल में था, जब वो लोअर एनर्जी लेवल में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो एमिट करेगा फोटोन, और जब हमारा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा तो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप अप और डाउन फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर लेवल अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटोन। ठीक है, अगर हमने जो है फोटोन एब्जॉर्ब किया तो हमारा जो है लोअर से हायर पे जाएगा, और जब हमारा हायर से नीचे लोअर में आता है तो हमारा जो एमिशन ऑफ फोटोन होता है। आपने उसमें पढ़ा होगा जो लेज़र वाले में हम करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, वैसा वैसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन क्या करता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अराउंड। फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन का ये कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एमिट करेगा फोटोन को, और ये जो है फोटोन की जो होगी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी।
अब जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे पास, इसको मान लो E1 और ये हमारा E2। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच म्यू विच इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन क्या बताती है हमें, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ठीक है, अब जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं और एमिशन लाइंस होती हैं। जो हमारी डार्क लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रम में, वहाँ पे जो है हमारी एब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं। डार्क लाइंस मतलब एब्जॉर्प्शन लाइंस, वहाँ पे लाइट जो हुई एब्जॉर्ब्ड हुई, वो तो नाम से क्लियर हो रहा है एब्जॉर्प्शन लाइंस है, तो लाइट जो है हमारी एब्जॉर्ब्ड होगी। और एमिशन लाइन में हम क्या पढ़ेंगे, जो ब्राइट लाइंस होंगी वो जो है लाइट जो है वहाँ पे एमिट हुई होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा एक ग्राफ होता है स्पेक्ट्रोग्राफ में, जहाँ पे वो हमारी डार्क लाइंस बनती हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई और ब्राइट लाइंस में हमारा एमिशन हो गया। ठीक है, अब जो हम क्रैंकऑफ डिटेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल, जो हमारा हाई एनर्जी पार्टिकल है वो जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो है सिलेंड्रिकल मिरर्स लगे हुए हैं, ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर है। जब हमारा चार्ज पार्टिकल जो है मूव करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लगाया हुआ है, मान लेते हैं वाटर, ग्लास। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उस मीडियम में वो रिड्यूस हो जाएगी 1/n फैक्टर, जी वहाँ पे n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, ये हमारा मीडियम है। ठीक है, H2O ले लो, ग्लास ले लो। ठीक है, अब इफ़ चार्ज पार्टिकल अगर वो फास्टर मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारा मीडियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, जिसको हम क्रैंकऑफ रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि हमारा जब चार्ज पार्टिकल, देखो यहाँ से चार्ज पार्टिकल हमारा जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो मीडियम है वो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा 1/n फैक्टर से, क्योंकि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज़्यादा होता है वैक्यूम में, और जो मीडियम होता है उसमें जो है डिक्रीज हो जाता है। तभी यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 1/n। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 1/n फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारा पार्टिकल जो है फास्टर देन होगा स्पीड ऑफ लाइट से, तब हमारा मीडियम जो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे देखो, जब हमारा पार्टिकल जो है यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, वो फास्टर मूव करने लग गया स्पीड ऑफ लाइट से उस मीडियम में, तब हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एमिट हो जाएगा। दिस रेडिएशन इज एमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और क्रिएटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्लो। अब यहाँ पे जो है फर्दर जो है देखो, अब यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है कि हो क्या रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डायग्राम में हो रहा है वो बताती हूँ मैं। जैसे ये इंसिडेंट पार्टिकल है वो हाई एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल जो है पेनिट्रेट करेगा जो हमारा ग्लास है, यहाँ पे जो है हम यूज़ कर रहे हैं प्लेक्सी ग्लास लेंस। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। जब ये डिटेक्टर्स के यहाँ पे जाएगा हाई एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल, वो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन हो गई। अब जो है हमारी क्रैंकऑफ रेडिएशन एमिशन होगी। इफ़ द पार्टिकल velocity exceed the speed of the light in this plexiglass, it emits Cherenkov radiation in a forward direction। जब हमारी velocity of particle ज़्यादा हो जाएगी speed of light से, तो हमारी emit करेगा Cherenkov radiation को in forward direction। ठीक है, अब जो हमारे सिलेंड्रिकल मिरर्स हैं उनका क्या काम है, ये फोकस करते हैं हमारे सिग्नल को, जो हमारे क्रैंकऑफ जो यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये जो रेडिएशन एमिट हुई उसको जो है फोकस कर रही है, डायरेक्शन दे रही है और एनहांस कर रही है सिग्नल को। और जो हमारे फोटो मल्टीप्लायर्स हैं PMT बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो है एम्पलीफाई कर रहे हैं वीक लाइट सिग्नल्स को और उनको जो है मेजरेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या था हमारा क्रैंकऑफ डिटेक्टर्स का, ये डिटेक्ट करता है हमारा कॉस्मिक रेज को और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हाई एनर्जी फिजिक्स रिसर्च में भी यूज़ होते हैं हमारे क्रैंकऑफ डिटेक्टर्स। तो ये तो आ गया हमारा क्रैंकऑफ डिटेक्टर के बारे में। क्रैंकऑफ डिटेक्टर मैंने कहाँ बताया था आपको, कॉस्मिक रेज की स्टडी में। बाकी 3 मेथड हमने डिटेल में पढ़े, क्रैंकऑफ डिटेक्टर पढ़ लिया। तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, आइडेंटिफाई करता है फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को बाय डिटेक्टिंग क्रैंकऑफ रेडिएशन। जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होगी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हैं आज के टाइम में,
और कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जो है इनमें एडवांस जो फीचर्स जो है ऐड किए जा रहे हैं। ये जो टेक्निक थी इसमें जो है लाइट आती थी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट एस्ट्रोनॉमर जो यूज़ करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यूज़ कर लेते थे जो उन्हें अलाउ करती थी ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स थे बड़े बड़े। ठीक है, जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर हैं वहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, हमारे पास जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ की जाती है। ठीक है, ये जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, आईआर मतलब इंफ्रारेड, तो ये इंफ्रारेड लाइट को जो हमारी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट से आ रही है उसकी स्टडी के लिए काम करती है। अब यहाँ पे हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है कि आइडल जो ये बात कर रहे हैं कि वो शार्प पीक्स में आनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है वो एट स्पेसिफिक वेवलेंथ में हो रहा है। तो क्या होता है कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो ब्रॉडन हो जाती हैं ड्यू टू नेचुरल ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग और कोलिजनल ब्रॉडनिंग। जो हमारी नेचुरल ब्रॉडनिंग है वो क्वांटम अनसर्टेनिटी की वजह से होती है, और डॉपलर वाली मोशन ऑफ एटम की वजह से, और कोलिजनल जो है एटम के कोलिजन से। ठीक है, यहाँ पे क्वांटम अनसर्टेनिटी, मोशन ऑफ एटम और एटॉमिक कोलिजन। जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो मूविंग एटम्स कॉज वेवलेंथ शिफ्ट। जो हमारे गैस एटम्स होते हैं वो मूविंग, जब उनको हीट किया जाता है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वेवलेंथ में शिफ्ट आ जाता है। अब जो अप्रोचिंग है, जब हमारा ब्लू शिफ्ट होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ को बताता है, और जो रेड शिफ्ट होता है रिसीडिंग वो लॉन्गर वेवलेंथ को बताता है। अब देखेंगे हम स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोक्योन, इसमें जो है हमारा वेवलेंथ जो है 4361 से लेकर 4389 तक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शार्प पीक, यहाँ पे पीक्स बना के रखी हुई है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे वेवलेंथ बताइए। जो ये दो एरो बना के रखे हुए हैं ये हमारे आयरन जो 1 है उसकी लाइंस के बारे में बता रहा है 4375.93 और 438.573 एंगस्ट्रॉम पर। जो ये हमारा प्रोक्योन है वो आयरन रिच एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताता है कि हमारा जो प्रोक्योन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आयरन रिच है प्रोक्योन में। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोक्योन, ये स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोल सकते हैं प्रोक्योन का। अब आगे जो हम देखेंगे नॉन सैचुरेटेड लाइन और सैचुरेटेड लाइन। यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा S1 और ये हमारा भी S1। यहाँ पे जो है लाइन जो है नैरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है और हमारा डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे लो अबंडेंस। अब सैचुरेटेड लाइन जो है यहाँ पे देखो वाइड जैसा बना के रखा हुआ है। ठीक है, और ये भी S2 इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी। ये लाइन जो रीच कर देती है लिमिट इन डेप्थ एंड एडिशनल एब्जॉर्प्शन ओनली इंक्रीजेज इट्स विड्थ, ये जो है हाई अबंडेंस को शो कर रहा है। अब देखिए कर्व्स ऑफ ग्रोथ, इसमें जो है हमारा रिलेशन बताता है इक्वलेंट विड्थ और एन नंबर ऑफ एटम्स का, इक्वलेंट विथ W और नंबर ऑफ एटम्स। ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एन। और ये हमारा log W बाय लैम्डा मतलब वेवलेंथ का ग्राफ है, मतलब क्रोमियम इन द सन का बना के रखा है इन्होंने। और ये हमारा थ्योरेटिकल कर्व है, ये हमारा एम्पिरिकल कर्व है। और ये log XF क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ ऑसिलेटर स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर द इक्वलेंट विड्थ वेरीज लाइक N1 फॉर डॉपलर इट इज़ कॉन्स्टेंट, Doppler lines is constant. For saturated line it varies like under root n। ये saturated lines के लिए जो है यहाँ पे under root n के लिए यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, ये ग्राफ भी आप पेपर में बना के आना। अब जो देखेंगे हम, जो मैंने बताया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टेप्स बताऊंगी, वो अब देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया कि अबंडेंस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, पर यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो अबंडेंस होती है एलिमेंट की वो क्या बताती है, रिलेटिव क्वांटिटी बताती है और प्रोपोर्शन बताती है कि एलिमेंट कितना प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट में। जैसे यूनिवर्स में कितना प्रेजेंट है, सन में, अर्थ में, क्रस्ट में, मेट्रॉइड में, स्टार में, गैलेक्सी में, कितना हमारा जो है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कितना है और कितने प्रोपोर्शन में है।
डायरेक्ट मेथड में हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ी थी उसको, जो हमारे स्टेप्स कैसे होते हैं, जब हमारा सैंपल होता है उसको वेपराइज करते हैं, आयनाइज करते हैं, और जो आयन होते हैं वो एक्सेलेट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जैसे हमने सैंपल लिया मेट्रॉइड, मतलब पत्थर मान लो यहाँ पे मेट्रॉइड को, तो रॉक उठाया हमने, उसको हमने वेपराइज कर दिया, आयनाइज कर दिया, और जो आयन्स थे वो एक्सेलेट करेंगे और डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। और जो डिटेक्टर मेजर करेगा इंटेंसिटी ऑफ आयन सिग्नल फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ मास टू चार्ज रेशियो वैल्यू फ्रॉम दिस आइसोट्रॉपिक एंड एलिमेंटर कॉम्पोजिशन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड में जो है हमारा स्टेलर एटमॉस्फेयर, जैसे हमने अभी ग्राफ बनाया था ना, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ होता है, इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। टेलीस्कोप से हम क्या करेंगे, पहले जो है लाइट जो है आ रही होगी स्टार से, उसको कलेक्ट करेंगे टेलीस्कोप में, और जो स्पेक्ट्रम एनालाइज होगा अब्जॉर्प्शन के लिए या एमिशन लाइन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन एलिमेंट्स, उसको जो है कंपेयर करेंगे। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम इज एनालाइज फॉर एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन एलिमेंट्स, जो नॉन एलिमेंट्स हैं हमारे पास अर्थ में, उसके स्पेक्ट्रम के साथ जो है हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, हीलियम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोफाइल ऑफ द लाइन्स आर यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव अबंडेंस। ये जो मैंने अभी बताया था आपको अबंडेंस के बारे में, जो इंटेंसिटी और प्रोफाइल लाइंस बनाई थी हमने, वही डिटरमाइन करती हैं रिलेटिव अबंडेंस में कि हाई अबंडेंट है कि लो अबंडेंट है। तो शॉर्ट में हम केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या देखेंगे कि देखो, केमिकल से याद रखना कि हम जो है एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, यूनिवर्स किससे बना हुआ है, कितने प्रोपोर्शन में है, एलिमेंट मेड अप, ठीक है, और प्रोपोर्शन। उसके बाद टेक्निक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट में हमारे पास जो हमारे पास कितने सैंपल्स लेते हैं हम, फिज़िकल सैंपल्स की स्टडी करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास वो आ रही हैं रेडिएशंस, लाइट और रेडिएशंस आ रही हैं, लाइट रेडिएशन स्टडी करते हैं, कॉस्मिक रेज। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट वाले में जो मेन सोर्स हैं वो है टेरेस्ट्रियल सैंपल्स, लूनर, और नंबर 3 है हमारे पास मेट्रॉइड्स, और 4th कॉस्मिक रेज। ठीक है, टेरेस्ट्रियल से याद रखना जो हमारे जो मटेरियल हैं अर्थ में ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, अर्थ में ही मिलेंगे। ठीक है, लूनर वाले जो है हमें स्पेस मिशन, और जो हमारे मेट्रॉइड्स हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो गिर जाते हैं, एस्ट्रॉइड और कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। और कॉस्मिक रेज कहाँ से, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हमारी सन से आ रही हैं और गैलेक्सी से। ठीक है, अब जो हमारे पास डायरेक्ट डिटेक्शन की जो टेक्निक्स हैं, इसकी टेक्निक्स क्या है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी याद रहता है आपको तो कोई बात नहीं, रेडियो केमिस्ट्री, इसमें रेडियो एक्टिव डीके यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। और 3 क्या है हमारा, कॉस्मिक रेज। और कॉस्मिक रेज में भी फर्दर हमारा न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर,
फोटो मल्टीप्लायर और क्रैंकऑफ रेडिएशन। ये कॉस्मिक रेज की बात कर ली हमने। अब जो है इनडायरेक्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, हम ला नहीं सकते फिजिकल मटेरियल, ठीक है, तो हम जो है लाइट की स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसमें जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी यूज़ हो रही थी, जो क्या पढ़ी थी हमने, स्टेलर एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसमें और के पॉइंट हमने ऐड किए थे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स पर डिपेंड थी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और फिर बोहर मॉडल बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया था हमारे पास, हायर लेवल लोअर लेवल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया मूव किया, फिर यहाँ पे E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन, शायद लैम्डा था, नहीं, हाँ एच म्यू ही था, एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा अप और डाउन, एमिशन और अब्जॉर्प्शन होगा। अब जो हमारी एब्जॉर्प्शन लाइंस हैं वो डार्क लाइंस हैं, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब कर रही हैं लाइट को, और जो हमारी एमिशन लाइंस हैं वो हैं ब्राइट लाइंस, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्रैंकऑफ रेडिएशन पढ़ा था। क्रैंकऑफ रेडिएशन में हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल था, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, इंसिडेंट पार्टिकल था, एक हमारे पास ग्लास था, ग्लास का क्या नाम बताया था मैंने आपको, प्लेक्सी, नहीं एक सेकेंड, हाँ प्लेक्सी ही था, प्लेक्सी ग्लास लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्रेटर देन 1। इसमें क्या हो रहा था, हाई एनर्जी पार्टिकल जा रहा था, यहाँ पे हमारे पास सिलेंड्रिकल मिरर्स लगे हुए थे, यहाँ से जा रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रैंकऑफ रेडिएशन जो है एमिट हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फोटो वो भी लगे थे, फोटो मल्टीप्लायर्स। जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था मीडियम से, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो थी रिड्यूस हो जा रही थी 1/n फैक्टर से। इसको आगे लिखती हूँ मैं, क्रैंकऑफ में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट थी रिड्यूस हो जा रही थी 1/n फैक्टर, और जब चार्ज पार्टिकल जो था फास्ट मूव कर रहा था, तो स्पीड ऑफ लाइट जो थी उस मीडियम में, उससे जो है इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स फास्टर, जब चार्ज पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा था तो हमारी क्रैंकऑफ रेडिएशन जो है एमिट हो जा रही थी। देन उसके बाद सबकी वर्किंग लिख देते हैं। ये याद रखना, जो प्लेक्सी ग्लास था उसमें पेनिट्रेशन होगी, ठीक है, और जब हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ करेगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारा एमिट होगा क्रैंकऑफ रेडिएशन। और मिरर्स क्या करेंगे, मिरर्स जो हैं टू फोकस एंड डायरेक्शन और एनहांसिंग सिग्नल, और फोटो मल्टीप्लायर्स क्या करेंगे, फोकस्ड लाइट को डिटेक्ट करेंगे और एम्प्लीफाई कर देंगे हमारे वीक लाइट सिग्नल्स को, और ये डिटेक्ट करता है हमारी कॉस्मिक रेज, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था आपको। अब जो है फर्दर जो स्पेक्ट्रल लाइंस वाला पार्ट था यहीं पे बता देती हूँ। अब जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस थी, आइडियली शार्प पीक्स थी उनकी, ठीक है, और प्रैक्टिकली क्या होता है उसमें,
नेचुरल ब्रॉडनिंग, और डॉपलर ब्रॉडनिंग और कोलिजनल ब्रॉडनिंग। ये होती है हमारी क्वांटम अनसर्टेनिटी, और ये मोशन ऑफ एटम्स, और ये एटॉमिक कोलिजन तभी बोल रहे हैं यहाँ पे। और डॉपलर इफेक्ट क्या था? मूविंग एटम्स कॉजेज वेवलेंथ। अब यहाँ पे याद रखने की क्या चीज़ है हमारे पास? ब्लू शिफ्ट आएगा तो शॉर्टर वेवलेंथ, और रेड शिफ्ट आएगा, वैसे भी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वैसे याद रख लो। फिर हम क्या बना के आएंगे? डायग्राम बना के आएंगे 4361 और 43 तो दोनों में सेम ही है। यहाँ पे 61 याद रख लो और 89 याद रख लो। ये डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे वेवलेंथ। ये क्या है हमारे पास? प्रोक्योन। और यहाँ पे जो 2 एरो मैंने बनाए हैं वो Fe1 को लाइंस हैं, ठीक है। याद नहीं रह रहा तो ये 4375.93 अगर याद नहीं रह रहा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास आयरन रिच एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि हमारा जो प्रोक्योन है आयरन रिच एटमॉस्फेयर है। देन हमारे पास नॉन सैचुरेटेड लाइन और सैचुरेटेड लाइन के बारे में। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक है। ये S1, ये भी S1, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा S2 और ये हमारा S2। जैसे कि मैंने बताया ये नॉन सैचुरेटेड लाइन और ये सैचुरेटेड लाइन। लो अबंडेंस इसकी, और ये हाई अबंडेंट, ठीक है। और ये लाइन जो है नैरो है, और ये डेप्थ है इसकी, थोड़ी थोड़ी डेप्थ बनाई हुई है डायग्राम में, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कर्व्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसमें जो है ग्राफ बनेगा log W और log N के बीच में, ऐसे करके। यहाँ पे जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N 1/2 होगा। ये इक्वलेंट विड्थ, और ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। और दूसरा ग्राफ क्या बनेगा? log W बाई लैम्डा और log ऑफ XF, ये ऐसे करके। और यहाँ पे डॉटेड, ये क्रोमियम इन दी सन के बारे में था। और क्या याद रखना है आपने? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल लेंगे, वेपराइज करेंगे। चलो लिख के देती हूँ। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सैंपल लिया, ठीक है, वेपराइज किया, आयनाइज कर दिया। फिर जो आयंस थे वो एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, और डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। फिर डिटेक्टर जो है मेज़र करेगा इंटेंसिटी ऑफ आयन सिग्नल फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। फिर मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे जो हमारा इलेक्ट्रो कंपोजिशन जो है डिटेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरी थी हमारी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ स्टेलर एटमॉस्फेयर। ये जो है टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से होती है। स्टार है, उससे लाइट आई, टेलीस्कोप ने कलेक्ट कर ली। फिर हमारा स्पेक्ट्रम नॉन एलिमेंट के साथ एनालाइज किया जाएगा, और जो है इंटेंसिटी और प्रोफाइल लाइंस बनेंगी। इंटेंसिटी और प्रोफाइल लाइंस बनेंगी, और जिससे हमारी अबंडेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ आर यूनिवर्स। आई होप आपको सब समझ आ गया हो।